हेलो डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मशाला में। तो जैसा कि हम लोग टारगेट यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट बैच में डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज उसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन साथ हम इसमें बात करेंगे। ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर यहाँ तक 7 तक यानी मस्कुलर सिस्टम तक कवर हो चुका है। आप सारे वीडियो जाके जरूर देखिए, वो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा क्वेश्चन को सही करने में। आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम कॉल्ड। तो तंत्रिका तंत्र की विशिष्ट कोशिका को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन पढ़िए, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एल्वियोलाई या ऑस्टियोसाइड। तो आपको पता ना, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल होती है वो एक ही होती है। क्या होती है? आंसर पता चल गया, यस राइट, न्यूरॉन्स होती हैं। तो न्यूरॉन्स ये जो हमारी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल चुका सेकंड वाला। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पूरा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है दो टाइप में बांटा गया पढ़ने के लिए, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस बोला जाए तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारा जो मेन पार्ट आता है इसके अंदर ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। अगर आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बारे में बात करोगे इसके अंदर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है जिसे शॉर्टकट में एएनएस बोलते हो, और इसके अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है जिसे एसएनएस बोलते हो। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बारे में बात करोगे इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो याद रखना, सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारा एक्टिवेट होता है हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में, और जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है जब हम नॉर्मली रेस्ट और डाइजेस्ट की सिचुएशन में होते हैं। अच्छा बताओ, इमरजेंसी सिचुएशन कब आएगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होगा। मान लो आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, अचानक से आपके सामने क्या दिख जाए, शेर दिख जाए। हाँ, ये मान लो आप हो, ठीक है, देखो मैंने बनाया, ये आप ही हो, यस। तो आप रास्ते में जा रहे हो और अचानक से आपके सामने क्या दिख जाए, ये देखो, मैं डायग्राम बहुत अच्छा बनाता हूँ, देखो ये देखो, ये रहा शेर। तो शेर को देखते ही आपके बॉडी में जो सारे चेंजेस आएंगे वो सब क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से होगा। क्या क्या चेंजेस आएगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, और शेर को देख के हार्ट बीट हाई हो जाएगी, बिल्कुल हाई हो जाएगी, तो हार्ट बीट हाई करा देगा। आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी शेर को देखते ही, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी होगी, पीपिल डायलेट हो जाएगा, है कि नहीं। पसीने छूटने लगेंगे, यस बिल्कुल पसीना छूटने लगेगा। क्या शेर को देखने के बाद आपको खाना खाने का मन करेगा? नहीं, खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपको भागने का मन करेगा। भूख प्यास सब मिट जाएगी। तो सारे जो सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है सब सिंपैथेटिक कर रहा है जब आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो, ठीक है। यहाँ तक कि जो बॉडी में हेयर्स होते हैं उसको भी इरेक्ट करा देगा, जिसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। तो ये सारी चीजें सिंपैथेटिक सिस्टम करवाता है। और इसके जस्ट अपोजिट हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, जब आप मस्त रूम में आराम से लेटे हुए हो, आराम से खाना पीना खा रहे हो, आराम से रोमांस कर रहे हो, सारे सिस्टम हमारे पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिवेट होता है तब आपका होता है। तो यहाँ पर आ जाओ। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे वॉल्यूमेंट्री एक्टिविटी कंट्रोल करता है उसका सारा रोल सोमैटिक का होता है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है। तो एक एक करके हम पूरा डिटेल देखेंगे आज, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के भी बारे में। तो चलो अगले पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, कह रहा व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या होता है। ऑप्शन पढ़ो, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, एल्वियोलाई या ऑस्टियोसाइट। तो आप देखोगे जो हमारा फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारा क्या होता है, न्यूरॉन होता है। ओके, कुछ नेफ्रॉन मत लगा, नेफ्रॉन तो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है कि नहीं। और एल्वियोलाई तो हमारा किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है। तो हमारा यहाँ नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरॉन लग जाएगा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। आओ नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। इनमें से बताना आपका कि न्यूरॉन का कौन कौन सा पार्ट होता है। बच्चों अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको आंसर तुरंत लग गया होगा कौन सा होगा। तो ऑप्शन पढ़ो, यहाँ कह रहा है एक जॉन होता है या सेल बॉडी होती है या डेंड्राइट्स होता है या ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो न्यूरॉन्स में देखोगे एक ऐसे एक जॉन्स होता है,
और इसी एक्सॉन के आगे जाके हमारा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है, देखोगे ऐसे संरचना बनती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ओके, और इसी के बीच में क्या होता है, सेल बॉडी होता है, और यहाँ पे हमारा एक हमारा एक्सॉन लगा होता है। तो इस तरीके से हमारे जो न्यूरॉन्स में हमारा एक्सॉन्स भी होता है, सेल बॉडी भी होता है, डेंड्राइट भी होता है, यानी ये सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे आपके, करेक्ट। तो यहाँ पर जो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। चलो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर, यही देखो ये न्यूरॉन है, ये जो आपका यहाँ पर देखो बाहर जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये सारे क्या है, डेंड्राइट्स है, क्लियर। उसके बाद आप जब नीचे आओगे यहाँ पर देखो ये जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका एक्सॉन्स है, क्लियर। और इसी एक्सॉन के जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कहीं कहीं स्वान सेल लगे होते हैं, यहीं पे माइलिन शीथ होता है, और दो माइलिन शीथ के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं। और लास्ट में आपका एक्सॉन टर्मिनल होता है, जो एक्सॉन टर्मिनल जिसे साइनेप्टिक नोब बोलते हो, इसी साइनेप्टिक नोब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और यही दूसरे न्यूरॉन से जाके अटैच होता है, अपना जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना होता है वो रिलीज करता रहता है। और इसके डेंड्राइट्स के बीच में देखोगे निसेल्स ग्रेन्यूल्स रखे होते हैं, और इसी को इसके अंदर जो स्पेस होता है इसे सोमा बोलते हो या बॉडी बोल सकते हो, अंदर न्यूक्लियस लगा होता है, पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, इसे आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ डेंड्राइट्स इन केस ऑफ मोटर न्यूरॉन। अगर मोटर न्यूरॉन का केस है तो उस केस में डेंड्राइट्स का क्या रोल हो जाता है। ऑप्शन पढ़ो, एक्ट एज ए सेंसरी ऑर्गन, या फॉर्म साइनेप्स, या वर्क एज ए रिसेप्टर, या नॉन ऑफ द एबव। तो आपको पता होना चाहिए जो मोटर न्यूरॉन होता है उसमें डेंड्राइट्स का जो रोल होता है वो कैसे काम करता है, वो फॉर्म करता है, साइनेप्स बनाने में हेल्प करता है। तो इससे 4th का करेक्ट आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका जो न्यूरॉन्स का जो आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो जब एक्सॉन आगे जाता है तो एक्सॉन टर्मिनल आ जाता है, इसी तरीके से दूसरे न्यूरॉन का भी सेम एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल आएगा, और दोनों आपस में यहाँ पर देखो कनेक्शन बनाते हैं, और जहाँ पर एक कनेक्शन बनता है दो न्यूरॉन का उसी को बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ जाओ। पांचवा पढ़ो बच्चों, कह रहा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज पार्ट ऑफ विच सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस सिस्टम का पार्ट है, अभी जस्ट पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ा के आया हूँ, तो इसका आंसर एकदम खटाक से देना आपको। तो ऑप्शन पढ़ो, किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, गलत आंसर मत दो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है, इसको कैसे आंसर दे सकते हो, बिल्कुल गलत बात है बच्चा। अगला पढ़ो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सी है डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल। आप डाइजेस्टिव सिस्टम लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं, स्केलेटल सिस्टम तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। एलिमिनेशन मेथड से आंसर हमारा निकल चुका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5वें का यहाँ पर सेकेंड वाला हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। पढ़ो, कह रहा विच स्ट्रक्चर ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन कैरी आउट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। तो आपको बताना कौन सा स्ट्रक्चर होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन का जो कैरी आउट करता है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। ऑप्शन पढ़ो, स्वान सेल, एक्सोलीमा, एक्सॉन हाइलैक, या नोड ऑफ रेनवियर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अभी पीछे मैंने जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था वहां पर एक नाम लिया था, उसका नाम था नोड ऑफ रेनवियर। तो वही जो होता है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, छठे का डी वाला। ये स्ट्रक्चर होता है जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में पाया जाता है, हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल में। ओके, 7वां पढ़ो। पढ़ो क्वेश्चन कह रहा ए सिंगल अनब्रांच लॉन्ग प्रोसेस arises फ्रॉम द स्पेशल प्रोट्रूबरेंस ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड। तो आपको बताना है, ऑप्शन पढ़ो, एक्सॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन हाइलैक, या डेंड्राइट। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, इनपुट करा, एक जो सिंगल है वो भी अनब्रांच लॉन्ग प्रोसेस होती है जो एराइज होती है स्पेशल प्रोट्रूबरेंस से, जो हमारे सेल बॉडी होती है वहीं से निकल के आती है, उसको क्या बोलते हो, तो आपको पता होना चाहिए, उसे बोलते हैं एक्सॉन हाइलैक। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं स्ट्रक्चर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो ये हमारा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, ये हमारा देख सकते हो डेंड्राइट्स है, उसके बाद बीच में सेल बॉडी होती है जिसे सोमा बोलते हैं, फिर एक्सॉन्स आता है, फिर एक्सॉन जहाँ से निकलना शुरू होता है उस निकलने के इनिशियल पॉइंट को ही बोलते हैं एक्सॉन हाइलैक। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद आपका माइलिन शीथ आ जाता है, इस तरीके से माइलिन शीथ लगे होते हैं, और दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस होता है उसे नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं। तो आप इसे देख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा व्हाइट फैटी सब्सटेंस दैट कोट एक्सॉन टू इंक्रीज सिग्नल स्पीड इज। कह रहा हो जो व्हाइट फैटी सब्सटेंस जो कोट किए रहता है एक्सॉन को, वो इंक्रीज करता है सिग्नल स्पीड को, क्या होता है। ऑप्शन पढ़ो, माइलिन होता है, कि माइक्रोफाइब्रिल होता है,
कि डेंड्राइट्स होता है कि एडिपोसाइट्स होता है। अभी जस्ट पीछे बता के आ रहा हूँ। वो व्हाइट सब्सटेंस हमारा क्या होता है, माइलिन होता है, जो हेल्प करता है एक जान को इंक्रीज करवाने में सिग्नल स्पीड को। ओके, तो करेक्ट आंसर मिल चुका 8वें का ए। आ जाओ 9th वाले पे। यहाँ वही मैंने बताया, ये जो हमारा देख सकते हो ये व्हाइट व्हाइट जो सब्सटेंस लगा हुआ है यही हमारा माइलिन होता है। ये हमारा स्पीड नर्व इंपल्स कंडक्शन पे स्पीड को बढ़ा देता है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में कह रहा एस्ट्रोसाइट, आपको माइक्रोगिलिया, एपेंडाइमल सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट मैच कराना है। तो यहाँ पर चलो ऑप्शन मैच कराओ। तो जो हमारा एस्ट्रोसाइट होता है उसका क्या रोल होता है, तो हमारे एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रो मतलब इसका नाम में ही स्टार स्ट्रो छुपा यानी स्टार शेप होता है। तो दीज आर स्टार शेप सेल होती है, यानी ए का हमारा सेकंड मिल चुका है। अब ऑप्शन देखो, ए में कहाँ कहाँ सेकंड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, बाकी कहाँ कहाँ नहीं है, बी वाले में नहीं है और डी वाले में नहीं, तो ऑप्शन कट गया। अभी 2 ऑप्शन आपको मिल चुका है, 2 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा। चलो माइक्रोगिलिया क्या होती है, माइक्रोगिलिया ऑप्शन इसमें से पढ़ो। तो माइक्रोगिलिया जो होती है आपका, जब इसमें देखोगे ये हमारे बनाती हैं क्या, फॉर्म फ्रॉम मोनोसाइट से बनती है माइक्रोगिलिया। तो यहाँ पर बी का सेकंड या बी का जो राइट आंसर हो जाएगा 4th वाला। तो यहाँ पर देखो 4 इसमें मिल रहा और इसमें बी का पहला दे रहा है, यानी ए हमारा हो गया करेक्ट। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है पहला वाला। सी जो एपेंडाइमल सेल होती है क्या करती है, फॉर्म करती है कोराइड प्लेक्सस ऑफ वेंट्रिकल्स। और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है क्या करती है, कवर किए रहती है सेल बॉडी इन द ग्रे मैटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 9th का ए वाला। आगे आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पे। कह रहा विच ऑफ दीज इज हाईएस्ट परमिएबिलिटी इन रेस्टिंग नर्व सेल। आपका जो नर्व सेल होता है, जो नर्व सेल ऐसे सेल नर्व सेल्स होती है, जब ये रेस्टिंग स्टेज में होती है, किसी स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में, ठीक है, जब ये रेस्टिंग स्टेज में होती है तो आपको बताना है किसके लिए ज्यादा परमिएबल होती है। ऑप्शन देखो, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन या आयोडाइड आयन। तो आपको याद रख लेना है, जब रेस्टिंग स्टेज में हमारा जो जिसके लिए ज्यादा परमिएबल होती है हमारा पोटेशियम होती है K+। ओके, तो K+ को आप एज ए पुत्र समझना, और जो पुत्र होते हैं वो ज्यादा परमिएबिलिटी रखते हैं इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन में। तो K फॉर पोटेशियम, पी फॉर पोटेशियम, पी फॉर पुत्र भी पढ़ सकते हो। और जो यहाँ पर आप सा से सोडियम पढ़ो और सा से शत्रु पढ़ सकते हो। जो शत्रु यानी सोडियम जो है इसके लिए लेस परमिएबल होता है, पोटेशियम यानी पी फॉर पोटेशियम, पी फॉर पुत्र, और पुत्र के लिए ज्यादा परमिएबल होती है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, कोई अपने पुत्र के लिए ज्यादा लगाव रखेगा ना कि शत्रु के लिए, है कि नहीं। तो इसलिए इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक है, पी फॉर पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा परमिएबल है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी पुत्र के जैसी होती है, और सोडियम की प्रॉपर्टी शत्रु के जैसी होती है, इसलिए इसके लिए कम परमिएबल हो जाती है। तो 10वें का करेक्ट आंसर हमारा मिल चुका है सी वाला। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। पढ़ो, कह रहा व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट मेल ब्रेन। एडल्ट मेल ब्रेन का एवरेज वेट कितना होता है, ऑप्शन पढ़ो 1450, 600 ग्राम, 1200 ग्राम या 1800 ग्राम। अगर आप पढ़ोगे जो मेल का ब्रेन होता है उसका जो वेट होता है वो लगभग 1600 ग्राम के अप्रॉक्स होता है। तो करेक्ट आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। आओ यहाँ ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। जो ब्रेन होता है हमारा क्या होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, जो मेन इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, रिसीव करता है, और जो भी रिस्पॉन्स दिलाना होता है देता रहता है। और इट लाइन इन द क्रेनियल कैविटी, हमारे जो स्कल होता है उसके अंदर क्रेनियल कैविटी होती है, उसी के अंदर रखा गया है। और ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड जो होते हैं हमारे सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, जिसे मेनाइंग्स बोलते हो। ये जो मेनाइंग्स होता है हमारा, इसी मेनाइंग्स में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड कवर किया रहता है। अगर आप देखोगे मेनाइंग्स हमारे 3 लेयर में होती हैं। तो यहाँ आउटर, अगर आप याद करना चाहोगे तो डैप याद कर लो। क्या याद रखोगे, डैप, यानी आउटर से इनर वाली लेयर को डैप याद रखो। डी 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 सबसे आउटर लेयर है। डी फॉर दूर भी याद कर सकते हो और पी फॉर पास भी याद कर सकते हो। तो सबसे बाहर वाली लेयर देख सकते हो, यहाँ पर ड्यूरामीटर है, और उसके बाद सब बीच वाली एरेक्नोइड आपका आ जाएगा, और सबसे अंदर वाली पायामीटर। यही पायामीटर होती है जो हमारा ब्रेन से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। यहाँ पर देख सकते हो हमारे ब्रेन का बहुत सारा रोल होता है। ये हमारे वॉल्यूंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन जो हमारे लंग, हार्ट, किडनी, इन सब के जो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होते हैं सबको कंट्रोल करवाता है। भूख, प्यास, हंगर, थर्स्ट, इस सब को कंट्रोल करता है। जो आप 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, आप सही टाइम पे सोते हो, जगते हो, ये सब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट अभी पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट किसको कंट्रोल करता है, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं।
आगे आ जाओ, ब्रेन का अगर क्लासिफिकेशन बारे में बात करें तो ब्रेन को 3 पार्ट में पढ़ा जाता है। पहला फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट मिड ब्रेन, तीसरा पार्ट हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसिफ्लान बोलते हैं, मिड ब्रेन को मीजेंसिफ्लान बोलते हैं, हाइंड ब्रेन को रोहम्बेनसिफ्लान बोलते हैं। अगर आप फोर ब्रेन के बारे में बात करोगे, इसके अंदर फर्दर 3 पार्ट आते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब, सेरिब्रम आता है, डाइनसिफ्लान आता है। डाइनसिफ्लान के अंदर फर्दर 3 पार्ट आते हैं, एपिथैलेमस आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है। और उसके बाद आप मिड ब्रेन को देखोगे, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रल पेडंकल आता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना आता है। हिंड ब्रेन में आ जाओगे तो हिंड ब्रेन को 2 पार्ट में बांटा गया, मेटेंसिफ्लान, माइलेंसिफ्लान। मेटेंसिफ्लान के अंदर सेरिबेलम आता है, पोन्स आ जाता है। माइलेंसिफ्लान में आपका मेडुला ऑब्लांगाटा आता है। अगर आप इमेज में देखना चाहोगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपका सेरिब्रम है और यहाँ पर आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये हमारा सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये हमारा किसका फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। उसके बाद आपका मिड ब्रेन आ जाता है, उसके बाद आपका हिंड ब्रेन आता है। हिंड ब्रेन में आपका केवल यहाँ पर 2 ही पार्ट इंक्लूड होता है, पॉन्स और मेडुला आता है। ओके, बाकी सेरिबेलम इसके हाइंड ब्रेन के अंदर इसको अलग से पढ़ा जाता है। इसके बाद स्पाइनल कार्ड भी आ जाता है और इसके यहाँ पर देखोगे तो आपका बीच में यहाँ पर सी शेप एक स्पेस होता है, इसका कार्पस कैलोसम पाया जाता है, जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट भी किए रहता है। तो पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय विच कैविटी। अभी जस्ट पढ़ के आए, जल्दी आंसर देते जाओ आप लोग। तो ब्रेन हमारा प्रोटेक्टेड होता है किस कैविटी से? ऑप्शन पढ़ो, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, क्रेनियल कैविटी, पेल्विस कैविटी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाओ। तो आपको पता होगा जो हमारा क्रेनियल कैविटी होता है, इसी के अंदर हमारा ब्रेन रखा होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर 12 का सी वाला हो जाएगा। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच पार्ट फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन। तुम्हारे ब्रेन का मेजर पोर्शन कौन बनाता है? ऑप्शन पढ़ो, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मिड ब्रेन या मेडुला। तो अभी जस्ट आपने देखा ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसमें जो सेरिब्रम था वो सबसे मेजर पोर्शन बना रहा था हमारे ब्रेन का। तो 13 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर हम पूरा फोर ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। अगर हम सेरिब्रम के बारे में बात करें, सेरिब्रम जो हमारा मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स होता है वो हमारा सेरिब्रम होता है। तो ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड सेरिब्रम, एक जो हमारा सेरिब्रम होता है उसको बीच से डिवाइड किया जाता है 2 हाफ में, जिसको बोल सकते हो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर होता है कनेक्टेड बाई होता है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से, जिससे बोलते हो कार्पस कैलोसम। अभी मैंने दिखाया था सी शेप का कार्पस कैलोसम, उसी की बात कर रहा है। अब आगे कह रहा है कि आउटर रिम ऑफ सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। जो हमारा सेरिब्रम का आउटर पोर्शन होता है ग्रे मैटर का बना होता है, जिसे आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल सकते हो। और जो व्हाइट मैटर होता है जो लाइंग बीनीथ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होता है, उसे आप सेरिब्रल मेडुला बोल सकते हो। अगर आप सेरिब्रम के अंदर देखोगे अलग अलग लोब्स होते हैं, इसके अंदर फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है, ऑसिपिटल लोब होता है। और सेरिब्रम जितने भी सेरिब्रम आपका रोल क्या होता है, जितने भी आप लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, पढ़ने लिखने में जो भी आपका रोल होता है वो सब सेरिब्रम करवाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग लोब का काम देख सकते हो। जो फ्रंटल लोब होता है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है वॉल्यूंटरी एक्टिविटी। ओके, कीप अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी, जो हमारी वॉल्यूंटरी एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है स्पोकन स्पीच, जो हम बोल रहे हैं, आपको भी बोल के जो पढ़ा रहा हूँ, जो सोच के समझ रहा हूँ, वो सब यही करवा रहा है। और कंट्रोल करता है इमोशनल, जो आप इमोशनल होते हो, कंसंट्रेट करते हो, फोकस होते हो, अटेंशन देते हो, जजमेंट डिसीजन लेते हो, सब फ्रंटल लोब करवाता रहता है। उसके बाद पैराइटल लोब क्या करता है? पैराइटल लोब जो होता है परसेप्शन, जो भी आप टच करते हो, जो भी आपको पेन फील होता है, जो हमारे टेम्परेचर महसूस होता है, तो सारा हमारा पैराइटल लोब करवाता है। उसको टेम्पोरल लोब पे आ जाओ। टेम्पोरल लोब में क्या होता है? रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ आइसोलेशन ऑफ ऑडिटरी इम्पल्स ऑफ लाउडनेस, जो हमारे सुनने वाली क्षमता होती है, क्वालिटी सुनने की, और पिच कितना वाइड, कितना तेजी से हमें आवाज सुनाई देगी, सब टेम्पोरल लोब डिसाइड करता है। ऑसिपिटल लोब पे आ जाओगे, जो इस ऑसिपिटल लोब में आपका जो भी विजुअल इंप्रेशन होता है, कलर से रिलेटेड, साइज, फॉर्म, मोशन से रिलेटेड, सब ऑसिपिटल लोब करवाता है। अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस के बारे में जान लो। हाइपोथैलेमस जो कंटेन नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं, जो कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में टी फॉर टेम्परेचर याद रखो। तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस, कई बार पूछा गया है। और अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो आप भूख लगती है, प्यास लगती है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस। और इट आल्सो कंटेन्स, इसके अंदर सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो सिक्रीट करती रहती है हार्मोन्स, जिसे बोलते हो हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो आप बढ़ोगे हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। और यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट
इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक जिसे एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, इन सब को मिला के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप लिम्बिक लोब बोलते हो या लिम्बिक सिस्टम बोलते हो। अब अलोंग विथ हाइपोथैलेमस के साथ जो लिम्बिक लोब लिम्बिक सिस्टम होता है क्या करता है, रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर, जो आपको सेक्स के लिए जो एक्साइटमेंट आता है उसको रेगुलेट करवाने में हेल्प करता है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, जो आप इमोशनली अटैच होते हो किसी से, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यही हमारा लिम्बिक सिस्टम। जैसे एक्साइटमेंट होगा, प्लीजर होगा, रेज हो गया, फियर हो गया और मोटिवेशन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही हमारा लिम्बिक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस साथ रेगुलेट करता रहता है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो होता है लोकेटेड होता है बिटवीन द थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन के बीच में होता है। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा हिंड ब्रेन होता है और ये हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। तो इसी थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में यहीं पर हमारा क्या होता है, बीच में हमारा क्या होता है, देखो मिड ब्रेन लगा होता है, ये देखो यहाँ पर। ओके, अब आगे एक कनाल इज कॉल्ड सेरिब्रल एडिकेट होता है जो पासेस थ्रू द मिड ब्रेन से गुजरती है और डार्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन के डार्सल पोर्शन में कंसिस्ट होती है मेनली 4 राउंड स्वेलिंग्स होती है जिसको पूछा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बोलते हैं। क्लियर? अब फंक्शन बारे में जान लो मिड ब्रेन के। तो सिग्निफिकेंट फंक्शन लाइक आई मूवमेंट को कंट्रोल कराने में मदद करता है और बॉडी मूवमेंट भी कंट्रोल करवाता है विद द हेल्प ऑफ रेड मसल्स एंड सब्सटेंशिया निग्रा भी पाया जाता है इसी मिड ब्रेन के पार्ट में। और यही सब्सटेंशिया निग्रा जो हेल्प करता है न्यूरॉन्स प्रोड्यूसिंग डोपामिन आर लोकेटेड इन सब्सटेंशिया निग्रा में पाए जाते हैं। और जब इसी न्यूरॉन्स यानी डोपामिन सब्सटेंशिया निग्रा में इसका जब डीजनरेशन हो जाता है तब एक बीमारी होती है जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज, जो बहुत ही फेमस बीमारी है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। 14 पढ़ो। करा द आउटर रिम ऑफ सेरिब्रम मेड अप ऑफ ग्रे मैटर इज नोन एज। कह रहा है जो आउटर रिम होता है सेरिब्रम का जो मेड अप ऑफ ग्रे मैटर बना होता है उसे क्या बोलते हैं, अभी जस्ट पढ़ा के आया हूँ। ऑप्शन पढ़ो, सेरिब्रल मेडुला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस या बेसल गैंग्लिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, याद कर लो। 14 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। 15 पढ़ो। करा विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूंटरी एक्टिविटी ऑफ स्पीच। कौन सा लोब होता है जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अभी ये भी पढ़ा के आया हूँ। ऑप्शन पढ़ो, पैराइटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, ऑसिपिटल हो गया, फेरंटल हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर यस मिल चुका होगा, फ्रंटल लोब ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच के लिए। आगे हो जाओ 16 पढ़ो। कह रहा परसेप्शन ऑफ टच, पेन एंड टेम्परेचर अकर इन विच लोब। अभी जो हमने पढ़ाया जस्ट पेन और टच के टेम्परेचर के लिए कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन पढ़ो। यहाँ पर आपका हो जाएगा पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब या फ्रंटल लोब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पैराइटल लोब ही होता है हमारा जो टच, पेन, टेम्परेचर इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 16 का करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। आज 17 पढ़ते हैं। करा द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर सेपरेटेड बाई। तो किसके द्वारा सेपरेटेड होते हैं, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऑप्शन पढ़ो, ट्रांसवर्स फीचर, सेंट्रल सर्कस या लॉन्गिट्यूडनल फीचर्स या लैटरल सर्कस। तो इसका आपको पता होना चाहिए जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल फीचर्स होता है इसी के द्वारा सेपरेटेड होते हैं लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं। करा विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन करता बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। तो हमारा बॉडी का जो बैलेंस होता है कौन कंट्रोल करता है, ऑप्शन पढ़ो, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पॉन्स। अभी तो हम बता दें जितने भी सोचने समझने वाली क्षमता होती है ये सब सेरिब्रम कंट्रोल करता है, तो होगा नहीं। तो हाइपोथैलेमस हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन मदद करता है, ये भी नहीं होगा। सेरिबेलम, इसका नाम ही है बेलम, बैलेंस, बी फॉर बैलेंस याद रखना। जो भी हमारे बॉडी का बैलेंस वाला सिस्टम कंट्रोल करता है हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ओके, तो 18 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। करा दिस सेरिबेलम इज डिस्क्राइब एज हैविंग व्हाट शेप। जो सेरिबेलम होता है वो किस शेप में एक्चुअली होता है, ऑप्शन पर सर्कुलर, बटरफ्लाई शेप, ट्यूबुलर शेप या ओवल शेप। तो जब आप देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बटरफ्लाई के शेप होता है, तितली के आकार का सेरिबेलम का। तो 19 का बी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ जाओ यहाँ पर देख सकते हैं सेरिबेलम का हाइंड ब्रेन के बारे में डिटेल में। तो हाइंड ब्रेन जो होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, पॉन होता है, सेरिबेलम होता है और मेडुला होता है। पॉन्स के बारे में जानोगे तो पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन से। और मेडुला के बारे में जान लो, मेडुला ब्रेन जो कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से। मेडुला कंटेंट सेंटर होता है किसके लिए, कंट्रोल फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने में हेल्प करवाता है, कार्डियोवैस्कुलर मूवमेंट रिफ्लेक्स में मदद करवाता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन में भी मेडुला का बहुत रोल होता है।
तो यहाँ पर 3 मेजर रीजन्स जो मेकअप ब्रेन स्टेम को बनाते हैं कौन कौन से होते हैं? मिड ब्रेन होता है और साथ में आपका पॉन्स हो जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन का आपका पॉन और मेडुला होता है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। जो ब्रेन स्टेम होता है क्या बनाता है? कनेक्शन बनाता है बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के बीच में। ओके, नेक्स्ट आ जाओ सेरिबेलम के बारे में बात करते हैं। सेरिबेलम अपीयर्स एज अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मिंग लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन विनीथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जस्ट नीचे होता है। सेरिबेलम जो होता है सेपरेटेड होता है फ्रॉम द सेरिब्रम से बाय द ट्रांसवर्स टिश्यू की मदद से। और जो सेरिबेलम होता है हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस होती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल स्पेस मिल सके। हमने पहले बताया आपको बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा मोड़ के रखी जाती है किस पर्पज के लिए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड किया जाए, सरफेस एरिया मिल सके। अगर स्ट्रक्चर बारे में बात करोगे ये देख सकते हैं बटरफ्लाई शेप होती है सेरिबेलम का, यही हमारा सेरिबेलम का स्ट्रक्चर होता है अगर आप ये पूरा देखोगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर देखो ये लोकेटेड होता है इनफीरियरली टू द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ सेरिब्रम के पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है एंड पोस्टीरियरली टू द पॉन्स के पोस्टीरियर एंड मेडुला ऑब्लांगेटा के पोस्टीरियर होता है। फंक्शन बारे में बात करोगे वही इक्विलिब्रियम पोस्चर मेंटेन करवाता है सेरिबेलम और कोऑर्डिनेट करता है वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट को। क्लियर? आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा, तो फिर मैं पानी पीता हूँ। हाँ, तो मिड ब्रेन इज आल्सो नोन एज, आपको बताना है मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ, अभी मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था टीलेनसिफ्लान, माइलेनसिफ्लान, मेजेनसिफ्लान, डाइनसिफ्लान। तो 20 का यहाँ से करेक्ट आंसर जो होगा, जो मिड ब्रेन होता है उससे हम बोलते हैं क्या? मेजेनसिफ्लान बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा 20 का सी वाला हो जाएगा। 21 पे आ जाओ, क्वेश्चन करा डी जनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन इन द मिड ब्रेन। अगर मिड ब्रेन के अंदर डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन जो होते हैं हमारे डीजनरेट हो गए तो कौन सी बीमारी होगी? ये भी मैं जस्ट बता के आऊँ बच्चा, खटाक से आंसर दो। एल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, एपिलिप्सी, स्ट्रोक, क्या बोलोगे? जल्दी से आंसर। यस, करेक्ट आंसर पार्किंसन डिजीज हो जाएगा। जब भी डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन डीजनरेट होगा तो पार्किंसन डिजीज याद होना चाहिए। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे पढ़ो। स्टेट ऑफ इंटरनल बैलेंस मेंटेन बाय विच हाइपोथैलेमस। आपको बताना है कि स्टेट ऑफ इंटरनल बैलेंस जो मेंटेन बाय द हाइपोथैलेमस के द्वारा जो मेंटेन किया जाता है उसको आप क्या एक टर्म क्या बोलोगे? ऑप्शन पढ़ो, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, होम्योस्टेसिस, मेटामॉर्फोसिस या ऑस्मोसिस। तो ऑप्शन बताओ क्या बोलोगे बच्चों? जो हमारा बॉडी का इंटरनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का सेकंड। आ जाओ 23 पढ़ो। करा विच पार्ट कंट्रोल करता है वाइटल प्रोसेस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग को? ये भी मैं जस्ट पीछे बताया हूँ। ऑप्शन पढ़ो, सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया या मिड ब्रेन हो गया। तो 23 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है कंट्रोल करता है प्रोसेस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग को। करेक्ट, 23 का करेक्ट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। आ जाओ 24 पढ़ो। 24 पढ़ते करा वेयर इज द स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड। आपको बताना है स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन पढ़ो, क्रेनियल कैविटी में, थोरेसिस कैविटी में, पेल्विस कैविटी में या वर्टिब्रल कैविटी में। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा ना स्पाइनल कॉर्ड हमारा न क्रेनियल कैविटी में तो नहीं पाया जाता, यहाँ तो ब्रेन पाया जाता है। थोरेसिस कैविटी में तो हमारा ये सब हार्ट और लंग पाया जाता है। पेल्विस कैविटी में तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। तो बचा हमारा वर्टिब्रल कैनाल के अंदर ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड होता है। आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जान लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इलांगेटेड पार्ट होता है सीएनएस का, जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम लोअर एंड से, और इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, जो इंक्लूड होता है अपर 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर देख सकते हो ये अलग अलग पोर्शन होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिस वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल। इसी के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड अटैच रहता है। और यहाँ पर देखोगे तो इट रेंज फ्रॉम लेवल ऑफ अपर ब्रोडर ऑफ एटलस से लेके टू द आइदर ऑफ अपर ब्रोडर और लोअर ब्रोडर ऑफ वर्टिब्रा तक पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता पाथवे फॉर द सेंसरी इनपुट टू द ब्रेन एंड मोटर आउटपुट फॉर द ब्रेन। तो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो ब्रेन तक ले जाने में मदद करवाने में रोल करवाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखोगे वही मैंने बताया ऑन गोइंग एक्सटर्नली स्पाइनल कॉर्ड हमारा 2 विजिबल इन लार्ज पोर्शन देखने को मिलता है। एक तो हमारा सर्वाइकल पोर्शन दिखता है और एक हमारा इधर लंबर पोर्शन दिखता है।
अगर आप इसको इंटरनली देखोगे तो जो मेडअप होता है हमारा स्पाइनल कार्ड ग्रे एंड व्हाइट मैटर से बना होता है। ग्रे मैटर इज अरेंज होता है इन दी शेप ऑफ एच या एबी बटरफ्लाई शेप होता है, एच शेप होता है एंड सराउंडेड बाय दी व्हाइट मैटर। तो जो ग्रे मैटर होता है मेड अप ऑफ डेंड्राइट्स, न्यूरोनल सेल बॉडी, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन एंड न्यूरोगिलिया का बना होता है। एंड जो व्हाइट मैटर होता है कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा यही हमारा एच शेप होता है। और यहाँ पर देखो ये हमारा ग्रे मैटर है अंदर की तरफ, ये हमारा व्हाइट मैटर है बाहर की तरफ। और यहाँ से हमारे डॉर्सल रूट निकलते हैं, डॉर्सल गैंग्लिया होते हुए स्पाइनल नर्व्स होते हुए मैसेज ब्रेन को लेके जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखो बाद में आपका यहाँ पर वेंट्रल रूट के थ्रू मैसेज दोबारा वापस आता है, दो भी रिस्पॉन्स होगा जनरेट कराता है। तो पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फंक्शन क्या है, सेंसरी ट्रैक्ट कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स टुवर्ड द ब्रेन तक, नर्व इम्पल्स ले जाता है। एंड जो मोटर ट्रैक्ट होती है वो वापस कंडक्ट करती है मोटर नर्व इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन तक, जो भी रिस्पॉन्स आएगा लेके आती है। जितनी भी रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी मेडिएटेड की जाती है इसी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। जब भी आप किसी गर्म चीज को टच करते हो अचानक से हाथ हट जाता है तो वो भी स्पाइनल कॉर्ड करा रहा है। आप अचानक से जा रहे हो और आपके आंख में कुछ आ गया कीड़ा तो आपका अचानक से बंद हो जाती है। ये सारी एक्टिविटी आपका कौन करवाता है, स्पाइनल कॉर्ड कराता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। 25 पढ़ो, कह रहा है एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्टिमुलाई इज कॉल्ड। वही बता रहा अगर अचानक से कोई रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तो उसको आप उस प्रोसेस को क्या बोलोगे। ऑप्शन पढ़ो, वॉल्यूंटरी एक्शन, लर्निंग, रिफ्लेक्स एक्शन या थिंकिंग। तो भाई हमारा बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ही हमारी बॉडी के बहुत सारे मतलब सिस्टम प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, है कि नहीं। पता लगा आप गर्म तवे पे हाथ रख दिए और आपको गर्म महसूस ही नहीं हो रहा और आपका हाथ जल गया, ऐसे तो नुकसान होगा बॉडी का। तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का थर्ड वाला। चलो यहाँ पर देख सकते हो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिटेल में। तो एक देख सकते हो एन एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या एक्चुअली, एक ऐसा एक्शन जो इंस्टेंटेनली प्रोड्यूस होता है ऑटोमेटिकली। आप ना चाहोगे तब भी आपका हाथ वहां से हट जाएगा। अगर आपका पैर किसी नुकीली चीज पे चुभ रहा तो आपका पैर वहां से हटना ही है। ओके, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं टू मैकेनिकल स्टिमुलाई। जो भी हमारे बॉडी में कोई स्टिमुलस जनरेट होता है उसके खिलाफ, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी। यहाँ पर अगर देखोगे रिफ्लेक्स पाथवे जो कंप्राइज होता है इसके अंदर एटलीस्ट वन अफरेंट न्यूरॉन चाहिए जिसे रिसेप्टर बोल सकते हो, और एक इफरेंट न्यूरॉन चाहिए जिसे आप इफेक्टर बोल सकते हो। ओके, और बाद में ये एक सीरीज में काम करती हैं। यहाँ पर अगर देखोगे जो अफरेंट न्यूरॉन होती है रिसीव करती है सिग्नल, ये देखो ये हमारे अफरेंट न्यूरॉन होती है, ये क्या करती है सिग्नल को रिसीव करेगी। ओके, देखो सिग्नल रिसीव करेगी और फ्रॉम वो भी किससे, सेंसरी आर्गन से, जो भी सेंसरी आर्गन होंगे उनसे सिग्नल रिसीव करेगी एंड ट्रांसमिट करेगी इम्पल्स वाया डॉर्सल रूट के थ्रू। अब देखो यहाँ पर हमारा डॉर्सल रूट है, इसी डॉर्सल रूट के थ्रू सिग्नल को लेके जाएगी। ओके, और कहाँ पे लेके जाएगी, सीएनएस पे। ये हमारा यहीं पर सीएनएस वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे लेके आएगी सीएनएस। उसके बाद सीएनएस के बाद वहां पर एक मैसेज दोबारा से रिलीज किया जाएगा इफेक्टर न्यूरॉन की। इफेक्टर उसको मैसेज को दोबारा लेके आएगा, जो भी ब्रेन हमारा सीएनएस डिसाइड करेगा, और वो सिग्नल कैरी करेगा फ्रॉम सीएनएस से लेके कहाँ तक, इफेक्टर के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू आपका लेके जाएगा। जो भी एक्शन जनरेट करवाना होगा, जो भी रिस्पॉन्स जनरेट कराना होगा उसको करवाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। करा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व आर प्रेजेंट इन बॉडी। हमारे बॉडी में कितने पेयर स्पाइनल नर्व होते हैं। ऑप्शन पढ़ो 31 पेयर, 12 पेयर, 15 पेयर या 30 पेयर। तुम्हारा स्पाइनल नर्व जो होता है पढ़ोगे 31 पेयर पाई जाती है, तो 26 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो हमारे जितने भी सर्वाइकल हमारे जो वर्टिब्रल के ना जितने भी वर्टिब्रल कॉलम होती हैं, सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल, सबके अंदर अलग अलग पेयर में हमारे स्पाइनल नर्व रखी होती हैं। तो अगर आप देखोगे स्पाइनल नर्व 7 पेयर होती है, थोरेसिस नर्व 12 पेयर होती है, लंबर हमारी 5 पे होती है, सैक्रल 5 होती है, कॉर्डल 4 होती है, यानी टोटल जो हमारा वर्टिब्रल पोजीशन 33 होती है। तो अगर आप देखोगे सबके अंदर तो सर्वाइकल के अंदर आपका 8 पेयर स्पाइनल नर्व होती है, थोरेसिस के अंदर 12 पेयर होती है, लंबर के अंदर 5 पेयर होती है, सैक्रल के अंदर 5 पेयर होती है, कॉर्डल के अंदर 1 पेयर होती है, यानी टोटल आप काउंट करोगे 31 पेयर। कैसे याद करोगे, एक ट्रिक मैंने बताया है, अब्बू पापा एक ही बात है, चाहे अब्बू पापा को अब्बू बोलो या पापा बोलो, एक ही बात है। आ से आपका हो जाएगा आ से 8 पेयर, आ से 8 पेयर, और आपका बी से 12 पेयर, यानी 8 पेयर और 12 पेयर इस सीक्वेंस है।
और उसके बाद पापा, पापा 2 बार, पी से पा से पा से 5, यानी इसके बाद 5 पेयर आ जाएगी। ओके, तो उसके बाद एक ही बात, एक से एक पेयर हो जाएगी। तो इस सीक्वेंस याद रखना, अब्बू पापा एक ही बार, अब्बू से आ से 8 हो जाएगा, बा से 12 पेयर हो जाएगा, पा से 5 पेयर हो जाएगा, पा से 5 पेयर हो जाएगा, एक ही बात से एक हो जाएगा। सीक्वेंस क्या है? CTLSC। कोई जरूरत नहीं याद करें, CTLSC सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रल कॉर्डल। याद हो गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट पढ़ो। क्वेश्चन करा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। अब की बार क्रेनियल नर्व का पूछ लिया, कितनी पेयर पाई जाती हैं। तो 27 का करेक्ट आंसर बताओ बच्चा। यहाँ पर पढ़ो, पहला करा 10 पेयर होती हैं कि 12 पेयर होती हैं कि 31 पेयर होती है कि 8 पेयर होती है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड हो जाएगा, 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। क्लियर? अब इसको याद भी होना चाहिए, 12 पेयर क्रेनियल नर्व कई बार तक एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हम 12 पेयर क्रेनियल नर्व को। ये देखो क्रेनियल नर्व हमारे टोटल 12 पेयर होती है। यहाँ पर देखो, पहला ऑल्फैक्टरी होता है, दूसरा ऑप्टिक होता है, तीसरा ऑक्लोमीटर होता है, तीसरा चौथा आपका ट्रोक्लियर जिसे पैथेटिक बोलते हो, उसके बाद 5वां ट्राइजेमिनल, 7वां 6वां आपका एबिडसन, 7वां फेसियल हो जाता है, 8वां ऑडिटरी और 9वां आपका ग्लॉसोफेरिंजियल, 10वां वैगस हो जाता है और आपका 11वां स्पाइनल एक्सेसरी और आपका 12वां हाइपोग्लाइसल। नेचर में देख सकते हो, नेचर में पहला दूसरा सेंसरी है और पहला दूसरा और यहाँ पर 8वां यानी 1 to 8 आपका सेंसरी है। उसके बाद मोटर आप देखोगे, मोटर में आपका जो हमारा तीसरा है, चौथा है, उसके बाद यहाँ पर 6वां होगा, तीसरा चौथा 6वां, उसके बाद आपका 11वां 12वां, ये हमारे मोटर होते हैं। और मिक्स वाला देखोगे, जो मिक्स होते हैं हमारे कौन सी है, 5वां और उसके बाद 7वां, उसके बाद आपका 9वां और 10वां, ये मिक्स होती है। इसको भी याद करा देंगे, ट्रिक है, अभी आगे ही आ जाएगा। और इसका रोल भी जान लो, जो हमारा ऑल्फैक्टरी होता है, स्मेल सूंघने में मदद करता है, ऑप्टिक देखने में मदद करता है, ऑक्लोमीटर मूवमेंट ऑफ आई बॉल में मदद करता है, ट्रोक्लियर हमारा रोटेशन ऑफ आई बॉल मदद करता है, ट्राइजेमिनल सेंसेशन ऑफ टच एंड टेस्ट में मदद करता है, अब्डुसेंस हमारा रोटेशन ऑफ आई बॉल में मदद करता है भी, फेशियल हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट, मेस्टिकेशन, सलाइवा, सिक्रेशन, नेक मूवमेंट, और वही फेशियल एक्सप्रेशन जिसको देखने के बाद आप समझ गए ना। हाँ, ज़्यादा नहीं बोलना। तो वो सारे फेशियल एक्सप्रेशन इसी नर्व की वजह से कर पाते हो। ओके, ऑडिटरी आपका हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम में मदद करता है, ग्लॉसोफेरिंजियल टेस्ट, फेरिंजियल कंट्रैक्शन, सलाइवा सिक्रेशन मदद करता है, और जो वैगस होता है हमारा 10वां वाला विसरल सेंसेशन मूवमेंट मदद करता है, स्पाइनल एक्सेसरी हमारा मूवमेंट ऑफ हैरिंग्स, लैरिंग्स, नेक एंड शोल्डर मदद करता है, हाइपोग्लाइसल हमारा मूवमेंट ऑफ टंग में मदद करता है। तो सारे याद रखना। अब याद करने का ट्रिक मैं स्टार्टिंग से बताता आता रहता हूँ। ओ के 3 याद करो, ओ क्यू याद रख लो। उसके बाद हमने टी से 2 होती है तो ओ क्यू टी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अफाज याद रखना, ए एफ ए जी, ओ क्यू टी स्क्वायर अफाज। उसके बाद VSH याद रखना। ओके, VSH 2-3 बार बोलोगे, पढ़ोगे, याद हो जाएगा। ओ क्यू से आपका 3 हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमीटर। टी से आपका ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल। ए से आपका अफाज, सॉरी ए से एब्डिसन, एफ से फेशियल, 8 से ऑडिटरी और आपका अफाजा। जी से आपका ग्लॉसोफेरिंजियल, VSH, वी से वैगस, एस से स्पाइनल एक्सेसरी और एस से हाइपोग्लाइसल। इस तरीके से याद कर सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो क्वेश्चन। इन दी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व विच पेयर आर मिक्स टाइप। इसमें 12 पेयर क्रेनियल मतलब कितने पेयर मिक्स टाइप होता है, अभी वीडियो में वही याद करा रहा था, मिक्स सेंसरी मोटर। तो याद रखना, इसका आसान तरीका या तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन पढ़ लो, 5वां 7वां 9वां 10वां, 1 to 8, 3 4 6 11 12 या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखोगे 5वां 7वां 9वां 10वां हमारा मिक्स टाइप होता है। तो आपको अक्सर देखते होगे हम लोग को चीजें अक्सर मिक्स टाइप की पसंद होती है ना। तो यहाँ पर पसंद से याद रखना, पसंद जब लिखोगे आप हिंदी में, जब पसंद लिखोगे इस तरीके से आप पसंद लिखोगे। ओके, देखो पसंद। तो यहाँ पे पी से आपका 5वां हो जाएगा। ओके, और 7 से आपका हो जाएगा 7वां हो जाएगा। ओके, और ना से आपका 9वां हो जाएगा और 10 से आपका 10वां हो जाएगा, यानी 5वां 7वां 9वां 10वां। तो ये आपके चीजें पसंद के ऊपर होती है, हमें किस टाइप की चीजें पसंद है, मिक्स टाइप की चीजें पसंद है कि नहीं। किसी को भी एक सिंगल चीज थोड़ी पसंद होती है, हर इंसान को मिक्स टाइप की चीजें पसंद आती है ना। इसलिए पसंद में 5वां 7वां 9वां 10वां याद रखो। यहाँ पर करेक्ट आंसर 28 का पहला हो जाएगा। आ जाओ
यहाँ पर सारे क्रेनियल नर्व का टाइप याद कर लेते हैं। जो हमारा प्योर सेंसरी होता है 1 to 8 होता है। जो मिक्स होता है पसंद याद रखना 5वां 7वां 9वां 10वां। मोटर नर्व में आप अपना गाड़ी नंबर प्लेट याद रखना 346/11 और सेंसरी एरिया कहीं सेंसरी एरिया जो दो सेंसरी एरिया में आप 1-2 लोग मत जाना है। ऐसे अकेले 1-2 लोग मिलकर मत चले जाना सेंसरी एरिया में, डर जाओगे। इसलिए वहां पर कितने लोग जाओगे 8 लोग को लेके जाना, समझे। आसान तरीका याद करने का। बाकी पसंद याद ही हो गया। अगर आपने पसंद याद कर लिया और 1 to 8 याद कर लिया तो मोटर नर्व जो बच गई अपने आप हो जाएगी। आ जाओ 29 आ जाओ। 29 पढ़ो। कह रहा विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। तो कौन सा क्रेनियल नर्व जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेंस ऑफ स्मेल के लिए? ऑप्शन पढ़ो। ऑप्टिक नर्व, वैगस नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व या फेशियल नर्व। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेंस ऑफ स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। 29 का सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 30 पढ़ते हैं। 30 पढ़ो। कह रहा वैगस नर्व इज इन्वॉल्व इन। ऑप्शन पढ़ो। स्मेल वाली, विजन वाली, ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ गट एंड हार्ट या सोल्जर मूवमेंट। सबको पता होना चाहिए जो वैगस नर्व होता है हमारा ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ गट या हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। करा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच रिस्पॉन्स। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन पढ़ो। फाइट एंड फ्लाइट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, स्लीप एंड ग्रोथ। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल। जब शेर देखा था तो क्या हुआ था? हाँ, शेर को देखने के बाद क्या हो जाती है? नहीं, वो वर्ड नहीं यूज करूंगा। कुछ लोग मुझे पता है क्या सोच रहे हो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यस करेक्ट आंसर बच्चा बता रहा है। फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। 31 का करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, आ जाओ 32 पे चलते हैं। पढ़ो। करो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन ऑन द हार्ट। जब हमारा हार्ट में सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा तो क्या होगा? मैंने अभी स्टार्टिंग बता दिया। जब भी शेर को देखोगे तो आपकी क्या हो जाएगी? हार्ट बीट हाई हो जाएगी। तो 32 का ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन मिल चुका होगा। डिक्रीज, नो चेंज, स्टॉप, इंक्रीज। यस मिल चुका करेक्ट आंसर। 32 का डी हो जाएगा। देखो हंसते खेलते कितने इजी जो क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चन आसानी से निकल जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, गलत मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपके क्वेश्चन जरूर सही होंगे, नेगेटिव नहीं करना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। कह रहा विच ग्लैंड रिलीज करता है एड्रेनलिन ड्यूरिंग द स्ट्रेस। तो आपको बताना स्ट्रेस की सिचुएशन में विच ग्लैंड रिलीज करता है एड्रेनलिन ड्यूरिंग द स्ट्रेस। तो आपको बताना कौन सा ग्लैंड है जो एड्रेनलिन रिलीज करता है। ऑप्शन पढ़ो। थायराइड, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी या एड्रिनल मेडुला। तो क्या याद है? आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, कोई ना, किसी अगले लेक्चर में मैं एंडोक्राइन सिस्टम ही बताऊंगा। इसके बाद के जो 2 लेक्चर है उसको भी उसको कवर कर लेंगे तो आपका पूरा एचएपी कवर हो जाएगा। तो एचएपी कवर होने के बाद आपका कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं गलत होगा। आप इस सीरीज को एक बार जरूर देख के जाना, देखना एचएपी से क्वेश्चन भर भर के आने वाले हैं, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाओ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एड्रिनल मेडुला हो जाएगा। 33 का करेक्ट आंसर। एड्रिनल मेडुला से ही निकलता है एड्रेनलिन। ओके, चलो मुझे बताओ बच्चों पेनक्रियाज से क्या निकलता है? कोई बच्चा बताए मुझे पेनक्रियाज से कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारा पेनक्रियाज से निकलता है? कोई है जो यहाँ पर बता सके पेनक्रियाज से? चलो मैं हिंट दे रहा हूँ। पेनक्रियाज के अंदर एक सेल्स पाई जाती है लैंगरहैंस नाम की, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। वहां पर अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। तो आपको बताना है पेनक्रियाज के अंदर जो हमारी अल्फा सेल होती है और एक बीटा सेल होती है और एक गामा सेल्स होती है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस बताओ बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं। जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा उसको इनाम मिलेगा। पक्का, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ूंगा और उस बच्चे से कांटेक्ट करूंगा, उसको इनाम मिलेगा, पक्का इनाम मिलेगा, सच में। तो चलो ये आपका क्वेश्चन है। पेनक्रियाज के जो हमारे बीटा सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है ये आप बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। 34 पढ़ो बच्चों। कह रहा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रमोट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या प्रमोट करता है? ऑप्शन पढ़ो। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, स्ट्रेस को, इमरजेंसी रिस्पांस को, हाई ब्लड प्रेशर। सर जी आप तो बता चुके हो भाई, कितना इजी क्वेश्चन अभी करा रहे हो। अरे बता चुके बच्चा, लेकिन क्वेश्चन तो कराना पड़ेगा, जल्दी से आंसर बताओ। यस, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन करेक्ट आंसर, सही तो बता रहे हो। चलो तुम्हारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है प्रमोट करता है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन को। मैंने बताया था स्ट्रेस की सिचुएशन में तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है ना,
इमरजेंसी में तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है सिंपैथेटिक, तो ये तो होगा नहीं, ये तो हमारा सिंपैथेटिक का रोल हो जाएगा। आप जब रेस्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं तब हमारा एक्टिवेट होता है पैरासिम्पैथेटिक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझे। आ जाओ 35 पढ़ो, 35 पढ़ो। कह रहा है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय विच पार्ट। जो सीएसएफ फ्लूइड होता है बॉडी के किस पार्ट से सिक्रेट होता है? आप लोग कार्पस कैलोसम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, कोराइड प्लेक्सस या अरेक्नोइड विलाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर बताओ। यस, कुछ बच्चे लोग करेक्ट आंसर बता लिए हैं। यस, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोराइड प्लेक्सस। कोराइड प्लेक्सस से ही हमारा सीएसएफ यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रिलीज होता है। ओके, आ जाओ 36 पढ़ो, 36 पढ़ो। कह रहा सेंसरी न्यूरॉन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम। जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है ये इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक ले जाता है? ऑप्शन पढ़ो। सीएनएस टू मसल, टिश्यू टू सीएनएस, ब्रेन टू हार्ट या बोन टू बोन। तो ऑप्शन इसका बताओ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताओ बच्चा। टाइम क्यों ले रहे हो? सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी करते हैं इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक? यस, एक बच्चा बोल दिया टिश्यू टू सीएनएस। आप लोगों को एक बात याद होनी चाहिए, सेम एक मैं ट्रिक बताता रहता हूँ हमेशा। यस ए एम ई, यस ए एम ई, यस फॉर आप सेंसरी याद रखोगे। क्या याद रखोगे? सेंसरी, सेंसरी, यस ई एन एस ओ आर वाई। जो सेंसरी होता है, सेंसरी जो मैसेज स्टिमुलस जो देगा वो हमारा अफरेंट न्यूरॉन उसको रिसीव करेगा। अब अफरेंट न्यूरॉन लेके चला जाएगा ब्रेन के पास। फिर ब्रेन के पास जब मैसेज चला जाएगा तो वहां से ब्रेन मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन को। किसको? एम फॉर मोटर, एम फॉर मोटर। अब मोटर न्यूरॉन वो मैसेज देगा इफेक्टर को। किसको? ई फॉर इफेक्टर। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है, कभी भूलना मत, सेम याद रखना। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल चुका है। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस। क्लियर? मुझे बच्चा एक छोटा सा क्वेश्चन और बताओ, ये आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। जो हमारा अटैचमेंट होता है बोन को बोन से अटैच करवाने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये मैं स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाया भी हूँ। अगर कोई बच्चा इसको कमेंट बॉक्स में बताता उसको भी इनाम मिलेगा। बोन टू बोन को अटैच कराने वाले को क्या बोलते हैं? मैं हिंट भी दे दूं, उससे लिगामेंट बोलते हो या टेंडन बोलते हो। इसी दोनों में से एक आंसर होगा, आपको कमेंट करके बताना है। बच्चे प्लीज कमेंट करके रिस्पॉन्स भी दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। आप वीडियो देख रहे हो, रिस्पॉन्सिव हो। और सब्सक्राइब करने को तो भूल ही जाते हो। मैं नहीं बोलूंगा तो सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ेगा सब्सक्राइब करने से? आपके अकाउंट से 1000 रुपये कट जाते हो ना। जो ऐसा मत करो बच्चा, सब्सक्राइब करो चैनल को, तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे जितना सब्सक्राइब। और एक सरप्राइज, हमारे जैसे ही 15 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उसके बाद आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हम रिलीज करने वाले हैं अपने फार्मशाला यूट्यूब चैनल पे। तो वो आपके बेनिफिट के लिए होगा। जितने भी मार्केट में कोचिंग चल रही हैं उनसे हाफ प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि 15 के सब्सक्राइबर पे हम वो चीज़ लॉन्च कर सके जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। द स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर इज कॉल्ड। जो हमारा अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में स्पेस होता है उसे क्या बोलते हो? बच्चा अभी मैंने जब मिनाइंग्स पढ़ा रहे थे वहां पर मैंने ब्रेन के लेयर के बारे में बताया था। मिनाइंग्स, ड्यूरामीटर, आउटर टू इनर, अरेक्नॉइड, पायामीटर, याद आया? तो आपको बता रहा है जो अरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस का नाम बताना है। बच्चा बताओ, सबड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस या सेंट्रल कनाल। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उसका करेक्ट आंसर होगा सब अरेक्नॉइड स्पेस। तो जो हमारा अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर होता है उसके बीच का जो स्पेस होता है बच्चा, उसे बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। याद कर लो। आ जाओ 38 पे आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। विच इज द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। आपको बताना ब्रेन के अंदर आपके अब पढ़ोगे अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी। तो यहाँ पर आपको बताना है इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर। ऑप्शन पढ़ो, गाबा, ग्लाइसिन, बोथ एएनबी या एसिटिलकोलिन।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा, जो राइट आंसर लगा दो, यस, एक बच्चा बोला बोथ ए एंड बी, यस, गाबा और ग्लाइसिन दोनों हमारे इनहिबिटरी होते हैं। तो 38 का करेक्ट आंसर हमारा जाएगा सी वाला। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। 39 पढ़ो। कह रहा वर्निक एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो वर्निक एरिया, सर वर्निक क्या है? अरे ऑप्शन तो पढ़ो, बताता हूँ। वर्निक एरिया बताओ, मोटर कंट्रोल करता है, पेन परसेप्शन मदद करता है, विजन मदद करता है कि स्पीच में मदद करता है? तो 39 का जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा स्पीच में मदद करता है। वर्निक्स एरिया जो होता है हमारा, ये स्पीच में मदद करता है। आ जाओ 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। मास्टर ग्लैंड इज नोन एज, बताओ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में। थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को, या मेडुला को, या मिड ब्रेन को? ओके, तो आपको बताना है हाँ, मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? जल्दी से बताओ बच्चा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हाइपोथैलेमस को। यस, करेक्ट आंसर जाएगा सेकेंड वाला, हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो चलो यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। कौन बच्चा हमारा देगा इसका जवाब? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, बच्चा बताओ। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, अरे भैया मास्टर का भी मास्टर होता है कि नहीं? शेर का भी सवा शेर सुने होगे ना, उसी तरह से मास्टर का भी मास्टर होता है। अगर हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड है तो इनका भी तो कोई मास्टर होगा, समझ रहे हो है कि नहीं? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ही सबसे बड़े हो बलवान, तो तुम्हारा भी सवा शेर बैठा है भगवान। तो ये तो सारी हो गया, सॉरी। चलो यहाँ बताओ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो बच्चा बताएगा उसको भी नाम मिलेगा। तो चलो इस तरीके से आज हमने कवर किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन लगातार करते रहिए। अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं है, मई आज 10 हो चुका है, 20 दिन इसमें बाकी है, 20 दिन उसमें बाकी, यानी 40 दिन बचे हुए हैं। 40 दिन में अभी आप सारे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। जल्दी से ही हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हम जो ये टॉपिक वाइज और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू को प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसे जरूर देखो और इसको बार बार प्रैक्टिस करो। ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप आने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको इजी से लेके डीप तक कवर कराऊँ, ताकि अगर कोई एग्जामिनर का दिमाग सटक गया हो और उल्टे सीधे क्वेश्चन रखने लगे, तो उस लेवल तक को मेंटेन करने के लिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन कराते हैं। इससे आप डिप्रेस मत होना, इतना भी कमज़ोर नहीं हो। आप डी फार्म के बच्चे हो, आपने 11th किया, 12th किया, डी फार्म का एक अच्छा कोर्स किया है, तो आप लोग अपने ब्रेन को इतना भी वीक मत समझो। जितना भी पढ़ो सोचो, हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग है ना, बिलियंस मिलियंस डाटा स्टोर कर सकता है, इसमें टेंशन मत लो। तो इसलिए ये मत सोचना कि बहुत डीप पढ़ने से क्या हो, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं करेगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो करते रहना, बार बार मुझे ना कहना पड़े। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।